साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आर के स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीईटी, सीटीईटी एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो आप इसे अंत तक जरूर देखिए और यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बाल्यावस्था की विशेषताएं। आप सभी लोग पेन एवं डायरी रख लीजिए, तो नोट भी करते चलिए। नंबर 1, समलिंगी मित्रता की भावना। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, समलिंगी मित्रता की भावना क्या है। तो इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो बालकों से मित्रता करते हैं और जो बालिकाएं होती हैं वो बालिकाओं से मित्रता करती हैं, अर्थात समलिंगी, एक समान लिंग में मित्रता की भावना। नंबर 2 देखें, नेता बनने की इच्छा। तो इस अवस्था के बालक में नेता बनने की इच्छा प्रबल होती है। आपने देखा होगा बालक खेल खेलते हैं और खेल में स्वयं नेतृत्व करना चाहते हैं, अर्थात उसके मुखिया कैप्टन बनने के लिए सभी लोग, जैसे क्रिकेट का खेल सभी बालक खेलते हैं, तो प्रत्येक बालक को लगता है कि मैं इसका कैप्टन होता, अर्थात नेता बनने की प्रबल इच्छा पाई जाती है। नंबर 3 देखें, यथार्थवादी दृष्टिकोण। बालकों में जो दृष्टिकोण पाया जाता है वो यथार्थवादी होता है, अर्थात बालक मन के सच्चे होते हैं और बालक हरदम सत्य का ही साथ देते हैं। आगे देखें नंबर 4, शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल। तो ये जो समय होता है बाल्यावस्था, ये शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसी बालक की नींव होती है वैसा ही भविष्य में बालक बनता है। इसलिए जो बाल्यावस्था है इसमें बालक की नींव रखी जाती है, इसलिए शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल होता है। आगे देखें वैचारिक अवस्था का काल। तो ये जो काल होता है ये विभिन्न प्रकार की वैचारिक अवस्थाओं का भी काल होता है। नंबर 6 में देखें, जीवन का अनोखा काल। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न उठता है, तो जीवन का अनोखा काल किसके द्वारा कहा गया? काल एवं ब्रुस महोदय के अनुसार। किसके द्वारा? काल एवं ब्रुस महोदय के अनुसार। यहाँ से अक्सर पूछ दिया जाता है परिभाषा के रूप में, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। और ऐसा किसने कहा? तो काल एवं ब्रुस महोदय ने कहा। 7वां नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप 7वें नंबर को भी याद रखिए, जीवन का निर्माणकाली काल। ये भी सिगमंड फ्राइड महोदय ने कहा था। सिगमंड फ्राइड महोदय मानते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था में जो काम भावना होती है वो सुषुप्तावस्था में होती है, अर्थात सबसे कम होती है। तो ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति का निर्माण हो सकता है। यदि व्यक्ति कुछ कर सकता है तो वो बाल्यावस्था में ही कर सकता है। इसलिए उन्होंने बालक का निर्माणकारी काल कहा है बाल्यावस्था को। आगे देखें, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। तो ये ऐसा किलपैट्रिक महोदय ने माना है कि अति समाजीकरण का काल है। इसी समय बालक का मुख्य रूप से समाजीकरण होता है। अगला देखें नंबर 9, यहाँ से भी प्रश्न आया है शिक्षक पात्रता परीक्षा में कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा गया है? तो ये बाल्यावस्था को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? तो रॉस महोदय के द्वारा कहा गया है। तो याद रखना है मिथ्या परिपक्वता, रॉस महोदय। थोड़ा समझ ले मिथ्या परिपक्वता क्या है। तो मिथ्या परिपक्वता अर्थात छद्म परिपक्वता। कभी कभी बालक बड़ी बड़ी बातें करने लगता है जो देखने में लगता है कि वो परिपक्व हो गया है, लेकिन हकीकत में वो परिपक्व नहीं होता। इसे ही हम मिथ्या परिपक्वता कहते हैं। नंबर 10 देखें, सबसे कम कामुकता का काल। तो मैंने अभी बताया था कि सिगमंड फ्राइड जी भी मानते हैं कि ये सबसे कम कामुकता का काल है, अर्थात इस अवस्था में कामुकता ना के बराबर पाई जाती है। नंबर 11 देखें, मूर्तिया प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है इस अवस्था में बालक चिंतन तो करता है, लेकिन कैसा चिंतन करता है? मूर्त चिंतन करता है, प्रत्यक्ष चिंतन करता है, अर्थात जो वस्तु सामने होती है उसके बारे में वो चिंतन करता है, जो वस्तु दिखती है उसके बारे में वो चिंतन करता है, जो वस्तु अदृश्य होती है उसके बारे में वो चिंतन नहीं करता। अगला देखें, रुचि में परिवर्तन का समय। तो बाल्यावस्था एक ऐसा समय होता है जब बालकों की विभिन्न रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। अगला देखें नंबर 13, नए कौशलों का विकास।
नंबर 13 में क्या है, नए कौशलों का विकास। तो इस समय बालकों में नए नए विभिन्न कौशलों का विकास होता है। बालक पढ़ना सीखता है, बालक लिखना सीखता है, चित्रकला सीखता है और विभिन्न प्रकार के कौशलों का बालक में विकास होता है। नंबर 14 देखें, बाल्यावस्था के बालक में सृजनशीलता पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नंबर 14 जो विशेषता बताई गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि बालक में सृजनशीलता कब पाई जाती है, तो बाल्यावस्था के बालक में सृजनशीलता पाई जाती है। बाल्यावस्था का बालक विभिन्न प्रकार की खोज करने के लिए तत्पर रहता है। नंबर 15 देखें, शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता। तो इस समय शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता होने लगती है। नंबर 16 देखें, अर्थभेद, लिंग भेद और जाति भेद की भावना पाई जाती है। अर्थात इस समय तक आते आते बालक लिंग भेद और जाति भेद से परिचित हो जाता है। नंबर 17 में देखें, कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल। तो नंबर 17 जो है इसमें बताया गया है कि इस समय बालक थोड़ी थोड़ी कल्पना भी करने लगता है, साथ ही जो उसका अमूर्त चिंतन है, अर्थात ऐसा चिंतन जो वस्तु हमारे सामने ना हो और उसके बारे में चिंतन किया जाए, भी प्रारंभ होने लगता है। ऐसा लेकिन उत्तर बाल्यावस्था के समय से प्रारंभ होता है। अगला देखें, नंबर 18, खेल की आयु। तो इस अवस्था को खेल की आयु कहते हैं। मैंने कल परिभाषा भी बताई थी कि स्ट्रैंग महोदय के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। तो ये सबसे मतलब एक खेल की आयु है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है और शैशवावस्था से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शैशवावस्था खिलौनों की आयु और ये जो बाल्यावस्था है एक खेल की आयु। तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान देंगे कि खेल की आयु क्यों है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा बालक जो खेल खेलता है सबसे ज़्यादा खेल खेलता है। नंबर 19 देखें, नैतिक गुणों का विकास। तो बाल्यावस्था तक में बालकों के नैतिक गुणों का विकास होता है। मैंने पहले बताया था कि जो शैशवावस्था का बालक है वो स्वार्थी एवं अनैतिक होता है, लेकिन जो बाल्यावस्था का बालक है उसमें नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। नंबर 20 देखें, समूह या टोली की अवस्था, इसे गैंग एज भी कहते हैं। तो ये प्रश्न अक्सर आया है कि गैंग एज किसे कहा जाता है। आप लोगों को चकराना नहीं है, जो 18 खेल की आयु है उसे गेम एज कहते हैं और जो टोली की अवस्था है इसे गैंग एज कहते हैं। तो समूह या टोली की अवस्था गैंग एज ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि बालक इस अवस्था में अक्सर झुंड के रूप में रहता है, और जो कि झुंड समलैंगिक होते हैं, लेकिन झुंड के रूप में रहने के कारण इस अवस्था को समूह या टोली की अवस्था कहा जाता है। नंबर 21 में देखें, संग्रह करने की प्रवृत्ति। तो जो बाल्यावस्था का बालक होता है उसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। बाल्यावस्था के बालक में संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। आप लोगों ने भी छोटे में बहुत सी वस्तुओं का संग्रह किया होगा। तो इस प्रकार से जैसे किसी बाटल के ढक्कन का संग्रह, जैसे माचिस के कवर का संग्रह, तो इस प्रकार का संग्रह करते हुए बालक देखा जाता है। तो बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नंबर देखें, नंबर 22, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। तो ध्यान दें, ये जो बाल्यावस्था होती है ये प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है, अर्थात बालक इसी अवस्था में प्राथमिक शाला में जाना प्रारंभ करता है। नंबर 23 देखें, बहिर्मुखी स्वभाव। अभी तक जो बालक था वो अंतर्मुखी था, उसे अपने आप से मतलब था, लेकिन अब जो बालक होता है उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, अब वो बहिर्मुखी हो जाता है। नंबर 24 देखें, चुस्ती की आयु या इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं। तो चुस्ती की आयु क्या होती है? चुस्ती की आयु से मतलब है कि इस समय बालक के अंदर चंचलता पाई जाती है, बालक के अंदर चुस्ती स्फूर्ति पाई जाती है, इसलिए इसे चुस्ती की आयु कहते हैं। नंबर 25 में देखें, निरुद्देशीय घूमने की प्रवृत्ति, बर्ट महोदय के अनुसार। तो ये 2-3 प्रकार से यहाँ प्रश्न आता है। पहले तो जान ले निरुद्देशीय घूमने की प्रवृत्ति क्या है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बालक विद्यालय में किताबें रखकर, बस्ता रखकर और इधर उधर घूमने के लिए निकल जाता है। यह बाल्यावस्था का बालक कभी कभी बिना किसी काम के भी इधर से उधर घूमता रहता है। इसे ही निरुद्देशीय घूमने की प्रवृत्ति कहा गया है। तो निरुद्देशीय घूमने की प्रवृत्ति अर्थात बिना किसी काम के या बिना किसी उद्देश्य के घूमना। तो ऐसा बर्ट महोदय ने माना था। बर्ट महोदय
ने माना था कि बालक में निरुद्देशीय घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो कभी भी ऐसा यदि पूछा जाए कि निरुद्देशीय घूमने की प्रवृत्ति किसके अनुसार, तो बर्ट महोदय के अनुसार। अगली देखें गंदी आयु। तो इस अवस्था को गंदी आयु क्यों कहा गया है? इस अवस्था को गंदी आयु इसलिए कहा गया है कि इस अवस्था का बालक सबसे ज्यादा खेल खेलता है। खेल खेलने के कारण उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इस कारण से इसे गंदी आयु भी कहा जाता है। आगे देखें मूल दुश्चिंता की अवस्था। तो इस अवस्था में भी बालक में मूल दुश्चिंता रहती है, बालक भविष्य के प्रति डरता रहता है। आगे देखें प्राथमिक विद्यालय की आयु। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये दोबारा से आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक विद्यालय की आयु इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसी समय बालक का विद्यालय में एडमिशन होता है और इसी समय वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है, तो इसलिए इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। तो साथियों, आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। साथ ही आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, शुरू से अंत तक देखें 2-3 बार, तो आप लोगों को ये समस्त विशेषताएं याद हो जाएंगी क्योंकि ये विशेषताएं 100% इनमें से एक प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो साथियों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि पूरी मनोविज्ञान पर टॉपिक आने अभी बाकी है। यदि आप बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको इसकी सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।